वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज के वीडियो सेशन में हम लोग 12th क्लास की बिपिन चंद्रा वाली ओल्ड एनसीईआरटी और चैप्टर 7 यानी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858 1858 के बाद प्रशासनिक बदलाव, इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी के 6 चैप्टर्स के डिस्कशन हो गए। टोटल 13 चैप्टर्स हैं जिसको कि हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में, जो कि यूपीएससी, मेनली यूपीएससी और साथ ही बीपीएससी, यूपीपीएससी और भी स्टेट पीसीएस के लिए हम लोग ये आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1850 के बाद ब्रिटिश पूंजी का भारी निवेश निम्नलिखित में से किस में किया गया था? ऑप्शंस है भारत सरकार को ऋण प्रदान करने में, रेलवे में, चाय बागान में या जूट मिलों में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4 और केवल 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी जो भारत सरकार है उनको ऋण देने में, और दूसरा जो ऑप्शन है रेलवे में। तो इसमें आप ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि भारी निवेश किस में किया गया था। इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ इसमें सबसे ज्यादा ग्रेटर इन्वेस्टमेंट किन सेक्टर्स में किया गया था। तो 1850 के बाद ब्रिटिश पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेल सेवा में, भारत सरकार को ऋण देने में और कुछ हद तक चाय बागान, कोयला खनन, जूट मिल, शिपिंग, व्यापार और बैंकिंग में भी निवेश किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत प्रावधान किए गए थे? कौन से प्रावधान थे? ऑप्शन 1 है, मतलब स्टेटमेंट पहला है, गवर्नर जनरल के पास कार्यकारी परिषद के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को रद्द करने की शक्ति मिल गई थी। दूसरा है, भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? केवल 1, 2 या 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें दोनों स्टेटमेंट सही, यानी कि गवर्नर जनरल के पास कार्यकारी परिषद के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को रद्द करने की शक्ति मिल गई थी, और दूसरा, भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो जब आप 1858 का एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें और भी प्रोविजंस है, उसको आप गो थ्रू कर लेंगे एक बार। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आप चैप्टर को रीड कर लीजिए, फिर इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज इस सेशन को करने के बाद भी आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए ताकि और भी क्लियर हो। जहां जहां जरूरत होगी मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको बताता जाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का काउंसिल एक्ट, इसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार कर दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद में 10 से 20 सदस्यों को जोड़ने के लिए अधिकृत किया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि कार्यकारी परिषद में कोई भी भारतीय सदस्य आवंटित नहीं किया जाएगा। जिसमें स्टेटमेंट्स बड़े बड़े हैं, आप पॉज करके स्टेटमेंट्स खुद से पहले पढ़ें, ठीक है, एनालाइज करें, उसके बाद आंसर्स करें। तो इसमें कौन सा कथन सही है? पहला, तीसरा, 1 और 2, या फिर तीनों स्टेटमेंट सही है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 इसमें गलत है। बाकी जो पहला स्टेटमेंट है कि कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया था, ये सही है। तो गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद में 10 से 20 नहीं बल्कि 6 से 12 सदस्यों को जोड़ने के लिए अधिकृत किया गया था, जिनमें से कम आधे जाने माने ऐसे अधिकारी होने चाहिए थे जो भारतीय या अंग्रेज हो सकते थे। चौथा क्वेश्चन है, इंपीरियल विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? स्टेटमेंट पहला, यह केवल एक सलाहकार संस्था थी। दूसरा, इसका बजट पर कोई नियंत्रण नहीं था। तीसरा, परिषद द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता था। तो कौन सा कथन इसमें सही है? दूसरा, तीसरा, 2 और 3, या फिर तीनों कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो तीनों स्टेटमेंट है ना, इंपीरियल विधान परिषद के संदर्भ में तीनों स्टेटमेंट सही है। यह केवल एक सलाहकार संस्था थी। किसके बारे में बात की जा रही है? इंपीरियल विधान परिषद के बारे में। ये एक सलाहकार संस्थान थी और यह सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय उपाय पर चर्चा नहीं कर सकता था। इसका बजट पर कोई नियंत्रण नहीं था, यह प्रशासन के कार्यों पर चर्चा नहीं कर सकती थी, और सदस्य उनके बारे में प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। दूसरे शब्दों में, विधान परिषद का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसके अलावा इसके द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता था जब तक इसे गवर्नर जनरल द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता। तो इसके अनुमोदन के बाद ही, गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बाद ही कोई भी बिल, अधिनियम या एक्ट बन सकता था। इन सब के ऊपर राज्य सचिव इसके किसी भी अधिनियम को अस्वीकार कर सकता था। ठीक है, तो परिषद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम
विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता था। यह कथन सही है, क्योंकि अनुमोदन के बिना नहीं बन सकता था। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, सारा अनुभव, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सारा अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। सारा अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है, तो जाति मतलब यहाँ रेस हुआ। ठीक है। जब आप इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो उसमें स्टेटमेंट ज्यादा क्लियर होगा। तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। तो किसने कहा था ये? चार्ल्स वुड, लॉर्ड लैंसडाउन, रॉबर्ट क्लाइव, या इनमें से किसी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चार्ल्स वुड ने ऐसा कहा था। फिर 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। पहला स्टेटमेंट है, मद्रास, बंबई और बंगाल के राज्यपालों की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती थी। यहाँ राज्यपाल गवर्नर हो गया। राष्ट्रपति सरकारों के पास अन्य प्रांतों की सरकारों की तुलना में अधिक अधिकार और शक्तियां थी। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसका अगर सही ऑप्शन देखें तो जो दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति सरकारों के पास अन्य प्रांतों की सरकारों की तुलना में अधिक अधिकार और शक्तियां थी, यह सही है। इसका जो कार्यकारी परिषद था, इसके सदस्यों की नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाती थी। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में प्रांतीय सरकारों को काफी स्वायत्तता प्राप्त थी। दूसरा स्टेटमेंट है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में पहला कदम लॉर्ड मेयो द्वारा उठाया गया था। इसमें कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो दोनों स्टेटमेंट, जो 19वीं सेंचुरी के पूर्वार्ध में भारत में प्रांतीय सरकारों काफी स्वायत्तता प्राप्त थी, यह भी सही है। और केंद्रीय प्रांतीय फाइनेंस स्ट्रक्चर को पृथक करने की दिशा में पहला कदम लॉर्ड मेयो ने उठाया था, यह भी सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम लॉर्ड मेयो ने 1870 में उठाया था। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के दौरान स्थानीय निकायों के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। पहला स्टेटमेंट है, ये आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में स्थानीय निकायों के बारे में पूछा है, लोकल बॉडीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, इनका गठन पहली बार 19वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ था, 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में। दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाती थी और इन्हें भारतीयों द्वारा एक अतिरिक्त कर निष्कर्षण साधन के रूप में देखा जाता था। क्या सही है? तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स बनते हैं कि इन्हें भारतीयों द्वारा एक अतिरिक्त कर निष्कर्षण साधन के रूप में देखा जाता था, ये आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। उस पोर्शन को नहीं पढ़ेंगे। दैट्स व्हाई ऑलवेज टेल यू कि आप पहले जाके आप चैप्टर्स पढ़िए, ताकि एनालिसिस आप अच्छे से कर सके, आपको क्वेश्चन बनाने में मजा आए। तो कौन सा कथन सही है इसमें? पहला, तीसरा, दूसरा और तीसरा, या फिर तीनों कथन सही है? तो स्थानीय निकायों का गठन पहली बार 1864 और 1868 के बीच में हुआ था। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? दूसरा और तीसरा। तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में नहीं हुआ था, बल्कि मध्य या उसके बाद आप कह सकते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या है, 1858 के बाद सेना में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1858 के बाद सेना में जो परिवर्तन हुए, पहला, अब 1857 की क्रांति हो चुकी थी, उसके बाद की बात की जा रही है, इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपीय सेनाओं का शाही सैनिकों में विलय कर दिया गया। दूसरा, यूरोपीय सैनिकों को प्रमुख भौगोलिक और सैन्य पदों पर नियुक्त किया गया। तो कौन सा इसमें कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है। 1858 के बाद भारतीय सेना को सावधानी पूर्वक पुनः गठित किया गया था, फिर से रिओर्गेनाइज किया गया था। क्राउन के हाथों में सत्ता हस्तांतरण करने के बाद कुछ बदलाव किए गए। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपीय सेनाओं का क्राउन सैनिकों में विलय कर दिया गया, लेकिन सेना को पुनर्गठित किया गया ताकि एक और विद्रोह की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। फिर से 1857 जैसी क्रांति न देखने को मिले, न फेस करना पड़े ब्रिटिशर्स को, इसके लिए क्या किया गया? फिर से सेना को पुनर्गठित किया गया। यूरोपीय सैनिकों को प्रमुख भौगोलिक और सैन्य स्थानों पर रखा गया। ठीक है, जो क्रिटिकल जो एरियाज थे वहां पे, और सेना की महत्वपूर्ण शाखाएं जैसे तोपखाने और बाद में 20वीं सदी में टैंक और बख्तरबंद को विशेष रूप से यूरोपीय अधिकारियों के हाथों में सौंपा गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। 10वां क्वेश्चन क्या है? ये भी स्टेटमेंट है किन्हीं के द्वारा बोला गया। मैं एक ऐसी बड़ी सेना कभी देखना नहीं चाहता जिसकी भावनाएं और पूर्वाग्रह और संपर्क वैसे ही हो जैसे अपनी शक्ति का भरोसा है और जो मिलकर विद्रोह करने को इतने उत्सुक। अगर एक रेजिमेंट विद्रोह करे तो दूसरी रेजिमेंट को उससे इतना कटा हुआ देखना पसंद करूंगा कि वह उस पर गोली चलाने के लिए भी तैयार हो जाए। 1857 में क्या हुआ था? एक जगह विद्रोह होता था, आर्मी विद्रोह,
रेबल दूसरी जगह भी हो जाता था, ठीक है, दूसरे कैंटोनमेंट। उसी के बारे में कहा जा रहा है। तो किसने कहा था ऐसा? कर्जन, चार्ल्स वुड, वायसराय कैनिंग या फिर कोई नहीं? तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चार्ल्स वुड ने ऐसा कहा था। उसने एक्चुअली 1861 में कैनिंग को एक पत्र लिखा था, पत्राचार हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा था, लॉर्ड कैनिंग ने, कि ये जो स्टेटमेंट आप ऊपर देख रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था, याद रखें। उनका कार्यकाल 1858 से 1862 के बीच 4 वर्षों का रहा था। उसी को एक पत्र में लिखा था चार्ल्स वुड ने। 11वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सैनिकों को गैर मार्शल नॉन मार्शल घोषित कर दिया गया था? पहला है पंजाब, दूसरा बिहार, तीसरा दक्षिण भारत और चौथा अवध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा इसमें सही कूट है, मतलब सही आंसर क्या है इसमें? तो जो दूसरा, तीसरा, चौथा है, यानी बिहार, दक्षिण भारत, अवध, यह तो ठीक है, इसको नॉन मार्शल घोषित किया गया था, बट पंजाब को मार्शल घोषित किया गया था। तो सेना में भर्ती में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था। यह आप क्लियर रखें, धर्म, क्षेत्र और जाति के आधार पर। एक कल्पना रची गई थी ऐसी कि भारतीयों में मार्शल और गैर मार्शल वर्ग शामिल थे। थियरी था एक, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत, ठीक। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिक जिन्होंने पहले अंग्रेजों को भारत को जीतने में मदद की, लेकिन बाद में 1857 के विद्रोह में भाग लिया। क्यों? क्योंकि अधिकतर उनके ही क्षेत्र में ऐसा हुआ, मतलब जो सैनिक थे वहां के, वहां ये विद्रोह हुआ, उन्हें गैर मार्शल घोषित कर दिया गया था। अब इन्हें बड़े पैमाने पर नहीं लिया जाता था। दूसरी ओर सिखों, गोरखाओं और पठानों जिन्होंने विद्रोह के दमन में सहायता की थी ब्रिटिशर्स की, इनको मार्शल घोषित कर दिया गया। बड़ी संख्या में इन्हें भर्ती किया गया, ठीक है। तो यहाँ मार्शल नॉन मार्शल का मतलब ये हुआ, सेना में भर्ती के संदर्भ में कहा जा रहा है। 12वां क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारतीय सेना कालांतर में अत्यधिक महंगी सेना क्यों बन गई? इसके क्या कारण थे? पहला ऑप्शन है, इसने एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की, यह अन्य शाही शक्ति के खिलाफ भी लड़ रहा था। तीसरा, भारतीय सेना अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा क्षेत्र को हथियाने में व्यस्त थी इस काम में। या डी, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सही लग रहा होगा, सभी सही है। कालांतर में भारतीय सेना बहुत महंगी सेना बन गई थी। 1904 में भारतीय राजस्व का लगभग 52% भारतीय सेना पर खर्च किया जाता था, 52%, वर्ल्ड में सबसे महंगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे एक से अधिक उद्देश्य पूरे होते थे। अच्छा, 4th चैप्टर में आपने देखा था कि जो सिविल सर्विसेज था उसमें सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता था इंडिया के अंदर, ठीक है। तो दोनों आप ये ध्यान रखें। और ऐसा इसलिए था, फिर से देखते हैं यहाँ पे, ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे एक से अधिक उद्देश्य पूरे किए जाते थे भारतीय सेना के हेल्प से, क्योंकि उस समय की सबसे बेशकीमती औपनिवेशिक संपत्ति होने के नाते भारत के बारे में बोली जा रही है। भारत को रूस, फ्रांस और जर्मनी के प्रतिस्पर्धी साम्राज्यवाद से लगातार बचाना पड़ता था। इससे भारतीय सेना के आकार में काफी वृद्धि हुई। भारतीय सैनिक केवल भारत की रक्षा के लिए नहीं थे, उन्हें अक्सर एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश शक्ति और संपत्ति को बढ़ाने या मजबूत करने के लिए भी यूज किया जाता था। हालांकि इसकी लागत भारतीय राजस्व से पूरी की जाती थी, जो भारत पे एक भारी बोझ था, वित्तीय बोझ। 13वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय काल के दौरान भारतीय सिविल सेवा के बारे में कौन सा कथन सही है? इस पे विचार करना है आपको। ब्रिटिश भारतीय काल के दौरान भारतीय सिविल सेवा के बारे में पहला स्टेटमेंट है, 1863 में प्रथम भारतीय का आईसीएस में चयन हुआ। दूसरा, आईसीएस की परीक्षा मुख्य रूप से भारत में आयोजित की जाती थी। और तीसरा, इसमें प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट है ना कि 1863 में प्रथम भारतीय चयनित हुए थे, ये सही है। और तीसरा 19 वर्ष थी अधिकतम आयु। और दूसरा स्टेटमेंट, आईसीएस की परीक्षा मुख्य रूप से भारत में आयोजित की जाती थी, ये गलत है। 1853 के चार्टर एक्ट में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भारतीय सिविल सेवा भर्ती का प्रावधान किया गया था, इंडियन सिविल सर्विस का। इसके अलावा सिविल सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु को धीरे धीरे 1859 में जो 23 वर्ष थी उससे घटाकर 1878 में 19 वर्ष कर दिया गया था। तो पहले ये 23 वर्ष था। 14वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म निम्नलिखित में से किसको संबोधित किया गया था? ये कैनिंग के द्वारा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको संभल के आंसर देना, भारतीय राजा, भारतीय सिपाही, किसान या फिर सभी के बारे में। इसमें करेक्ट आंसर है भारतीय राजा। एक बाड़े के रूप में काम किया था। बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर, साथ ही राजपुताना की छोटी सी रियासतें जो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान विद्रोह में शामिल नहीं हुए, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इन रियासतों को ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म के रूप में वर्णित
किया था। 15वां क्वेश्चन है 1881 के भारतीय कारखाना अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, पहला स्टेटमेंट है यह अधिनियम मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या से संबंधित था। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान किया गया था। पहला स्टेटमेंट क्या है, यह अधिनियम मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या से संबंधित था, और दूसरा इसमें सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट एक्चुअली भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के बारे में नहीं है, क्योंकि ये पहला था। जो इसके बाद दूसरा भारतीय कारखाना अधिनियम आया था 1891, इसके बारे में। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत। तो भारतीय जो कारखाना अधिनियम है फर्स्ट 1881 में जो पारित किया गया था, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। यह अधिनियम मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या से संबंधित तो था ही। 7 साल से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते थे, जबकि 7 से 12 वर्ष के बच्चे दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। बच्चों को भी महीनों में 4 छुट्टियां मिलेंगी, ऐसा प्रावधान भी किया गया था। अधिनियम में खतरनाक मशीनरी के आसपास उचित बाड़ यानी फेंसिंग लगाने का भी प्रावधान, ठीक है, ताकि उसके पास न जा सके बच्चे। वहीं दूसरा भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में 10 साल के बाद पारित किया गया था। इसके तहत सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान था, ठीक है। महिलाओं के लिए काम के घंटे प्रतिदिन 11 घंटे तय किए गए थे, जबकि बच्चों के लिए 11 घंटे, ठीक है। बच्चों के लिए दैनिक काम के घंटे घटाकर 7 घंटे कर दिए गए। पुरुषों के लिए काम के घंटे अभी भी अनियमित बने हुए थे, कोई उसका जो है सर्टेन पीरियड नहीं था। याद रखें, दोनों में से कोई भी अधिनियम ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफी बागानों पर लागू नहीं होते थे, ठीक है। तो इन कारखानों के लिए यह लागू नहीं होता था, टी एंड कॉफी। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1814 में नेपाल के साथ ब्रिटिश युद्ध के परिणाम, कौन कौन से परिणाम थे। 1814 में जो ब्रिटिशर्स का युद्ध हुआ था नेपाल के साथ, नेपाल साम्राज्य के साथ। पहला है नेपाल ने ब्रिटिश प्रतिनिधि रखना स्वीकार कर लिया, यानी ब्रिटिश रेसिडेंट। नेपाल ने गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के जिलों को सौंप दिया और तराई क्षेत्रों पर अपना दावा भी छोड़ दिया। तीसरा, अंग्रेजों ने मसूरी और नैनीताल के महत्वपूर्ण हिल स्टेशनों के लिए स्थल प्राप्त किए। और चौथा, गोरखाओं को ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल किया गया। कौन सा कथन इसमें सही है, क्या क्या परिणाम थे। तो इसका जो ऑप्शन है D 1 2 3 4, ये D सही है, ठीक है। नेपाल के साथ युद्ध जो 1814 में हुआ था, भारतीय साम्राज्य को उसकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा तक फैलाने की अंग्रेजों की धुन के साथ सबसे पहले उनका उत्तर में स्थित नेपाल से टकराव हुआ, ठीक है। मतलब ये भौगोलिक क्षेत्र फैलाना जो चाहते थे, उसमें सबसे पहला टकराव नेपाल से हुआ था 1814 में। 1814 में दोनों देशों की सीमा पुलिस जो बॉर्डर पुलिस थी के बीच झड़प हुई और खुला युद्ध आरंभ हो गया। सैनिक शक्ति, धन और सामग्री सभी दृष्टियों से अंग्रेज नेपालियों से श्रेष्ठ थे। अंत में नेपाल सरकार को ब्रिटेन की शर्तों पर शांति के लिए बातचीत करनी पड़ी। उसे अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखना पड़ा, उसे गढ़वाल तथा कुमाऊं के जिले छोड़ने पड़े तथा तराई के क्षेत्रों पर अपना दावा त्यागना पड़ा। उन्हें सिक्किम से भी हट जाना पड़ा। इस समझौते से अंग्रेजों को अनेक लाभ हुए। उनका भारतीय साम्राज्य अब हिमालय तक फैल गया था। मध्य एशिया के साथ व्यापार में उन्हें अब अधिक सुविधा प्राप्त हो गई। उन्हें हिल स्टेशन बनाने के लिए शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण स्थल भी प्राप्त हुए ब्रिटिश साम्राज्य को। इसके अलावा भारी संख्या में ब्रिटिश भारत की सेना में शामिल होकर गोरखाओं ने उसकी शक्ति और भी बढ़ा दी, जो अभी भी आप सुनते देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है राजा ओलंगपाया और बोदापाया, इनका संबंध किससे था। बर्मा, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल या चीन। करेक्ट आंसर है बर्मा। 18वीं सदी में जब बर्मा और ब्रिटिश भारत अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे, तो दोनों की सीमाएं आ मिली, ठीक है, आमने सामने। सदियों के अंदरूनी कलह के बाद बर्मा में सम्राट ओलंगपाय, उन्होंने 1752 से 60 में एकता स्थापित करने में सफलता पाई थी। इरावती नदी के तट पर स्थित, आगे आप देखेंगे पिक्चर में, इरावती नदी के तट पर स्थित अवा में शासन कर रहे उसके उत्तराधिकारी, इसका नाम था बोदापाय। उसने बार बार अनेकों चीनी हमले को नाकाम किया। 1785 में आराकमान जो क्षेत्र है आप पिक्चर में साफ देख सकते हैं, 1813 में मणिपुर के सीमावर्ती राज्यों पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार बर्मा की सीमा को ब्रिटिश भारत की सीमा तक फैला दी। पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखा और जारी रखते हुए उसने असम और ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए भी खतरा पैदा कर दिया और एट लास्ट 1822 में बर्मियों ने असम को भी जीत लिया था, ठीक है। तो 1814 में
सिक्किम का हक प्राप्त किया था ब्रिटिशर्स ने नेपाल से, और जो असम का जो हक है वो छोड़ दिया, मतलब असम पे बर्मियों का शासन हो गया था। 18वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम बर्मा युद्ध 1947 में लड़ा गया था और यह भारतीय ब्रिटिश सरकार बर्मी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। देखिए ये जो चैप्टर है ना 7वां एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आफ्टर 1858, तो इसमें सभी चीजों को कवर किया गया। इसमें आपको दिखेगा बर्मा, अफगानिस्तान और नेपाल के बारे में भी बात की गई। तो ये यूपीएससी प्री में तो इससे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उसमें है ही नहीं, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो जो मेंस है यूपीएससी में वो तो कवर करता है। और आजकल अगर बीपीएससी को देखें तो वो ये नहीं देख रही है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाए या फिर इंडियन हिस्ट्री पूछा जाए, मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछ रही है। टीचर्स वाले एग्जाम में भी पूछ दिया था, ठीक है। तो आप इस तरीके से कवर करें। वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए अफगान वॉर क्या है, बर्मा वॉर, क्योंकि बर्मीज वॉर क्या है, नेपालीज वॉर क्या है, क्योंकि ये सभी इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लड़ा, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, 18वां क्वेश्चन। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, मतलब केवल 2 ऑप्शन भी, ये सही है। ये भारतीय ब्रिटिश सरकार बर्मी सरकार के बीच लड़ा गया था और प्रथम बर्मा युद्ध 1947 में लड़ा गया था, ये गलत है। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच लड़ा गया था। 19वां क्वेश्चन है, यादवों की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षरित की गई थी? भारत और नेपाल, ब्रिटिश और बर्मा, यूएसएसआर और भारत, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यादवों नहीं है, यादवो है, यादवो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश और बर्मा के बीच ये जो है संधि साइन की गई थी और यह संधि 24 फरवरी 1826 को हुआ था और इस संधि ने प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध 1824 से 26 के बीच जो हुआ था उसको समाप्त किया और आज के म्यांमार में इरावदी नदी के तट पर स्थित यादवो जो कहते हैं, इस पर संधि की गई थी, वहीं पे संधि की गई थी, दोनों के बीच साइन किया गया। 20वां क्वेश्चन है, प्रथम बर्मा युद्ध के परिणाम स्वरूप बर्मा किन बातों पर सहमत हुआ? पहला, युद्ध मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए का भुगतान करना। दूसरा, मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करना। तीसरा, ब्रिटेन के साथ एक वाणिज्यिक संधि पर बातचीत करना। या चौथा, आवा जो उस समय के बर्मा की राजधानी हुआ करती थी में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को स्वीकार करना। ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें सही है? ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1, 2 and 4 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4। तो इसका चारों स्टेटमेंट सही है। 1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ठीक, कुछ समय तक, अभी ये प्रथम एंग्लो ब्रिटिश वॉर के बारे में बात की जा रही है। कुछ समय तक हारते रहने के बाद ब्रिटिश सेनाओं ने अंततः असम, कछार, मणिपुर और अराकानी क्षेत्रों में से बर्मियों को बाहर कर दिया। मई 1824 में ब्रिटिश सेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया और बर्मा की राजधानी आवा से 45 मील दूर तक पहुंच गए। यादवों की संधि के माध्यम से फरवरी 1826 में एक शांति स्थापित की गई। परिणाम स्वरूप बर्मा की सरकार ने युद्ध के हार जाने के रूप में 1 करोड़ रुपए देने की सहमति जताई। अराकान और तेनासेरीम के समुद्र तटीय प्रांत पर अपना अधिकार छोड़ दिया। असम, कछार और जैंतिया पर सारे दावे छोड़ने पर। चौथा, मणिपुर को स्वतंत्र राज्य में स्वीकार किया। पांचवा, ब्रिटेन के साथ एक व्यापारिक संधि भी की। और छठा, आवा में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने तथा कलकत्ता में एक बर्मी दूत नियुक्त करने की शर्तें मान ली। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बर्मा को उसके अधिकांश समुद्र तट से वंचित कर दिया और आगे के विस्तार के लिए बर्मा में अपनी जड़ें भी मजबूत कर ली। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, पेगू का विलय। पेगू का विलय किस युद्ध से संबंधित है? द्वितीय बर्मीज वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध या फिर कोई नहीं? तो इसमें द्वितीय बर्मी युद्ध भी हुआ था, इससे रिलेटेड है, 1852 हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है द्वितीय बर्मीज वॉर। द्वितीय बर्मी युद्ध 1852 में ब्रिटिश लालच की लकड़ी जो टिम्बर होता है उससे जुड़े उद्योगों के परिणाम स्वरूप लड़ा गया। टिम्बर के लिए लड़ा था, ठीक है, मेन कारण ये था। और अंग्रेजों ने बर्मा के एकमात्र बचे हुए तटीय प्रांत पेगू जिसे कहते हैं उस पर भी कब्जा कर लिया। इस युद्ध का खर्च भी पूरी तरह से भारतीय राजस्व पर द्वारा वहन किया गया था। वैसे फिर तीसरा बर्मी युद्ध भी हुआ था, उसके पीछे क्या कारण थे? ऑप्शन है फ्रांस के साथ बर्मा का वाणिज्यिक संधि। दूसरा, बर्मा के विदेश संबंधों को भारत में वायसराय के नियंत्रण में रखने के लिए बर्मी सरकार की अस्वीकृति। तीसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा ऊपरी बर्मी क्षेत्र की स्वतंत्रता की मांग। और चौथा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। इसमें सभी सही है। थर्ड बर्मीज वॉर हुआ था 1885 में, उसके संदर्भ में है। जो पहला स्टेटमेंट है फ्रांस के साथ बर्मा की वाणिज्यिक संधि, यह भी कारण था। दूसरा, बर्मा के विदेशी संबंधों को भारत के वायसराय के नियंत्रण में रखने के लिए बर्मी सरकार की अस्वीकृति, वो नहीं चाहते थे। और तीसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा ऊपरी जो अपर बर्मीज एरियाज था ना उसकी स्वतंत्रता की मांग चल रही थी, इसलिए थर्ड बर्मीज वॉर भी हुआ था
ब्रिटिशर्स के साथ, जिसको कि थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर कहते हैं 1885 में। ठीक है। 23rd क्वेश्चन है, भारत से बर्मा के अलगाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही, विचार करें। पहला, 1935 में अंग्रेजों द्वारा पृथक्करण कर दिया गया था बर्मा का। दूसरा, बर्मी राष्ट्रवादी अंग्रेजों के इस कदम से खुश थे। तीसरा, ऐसा करने के पीछे असली वजह बर्मा का आसान प्रशासन था। तो इसमें जो दूसरा और तीसरा है ये गलत है। पहला 1935 में से पृथक कर दिया गया था, ये सही है। 1930 में एक्चुअली साइमन कमीशन ने बर्मा को भारत से तत्काल अलग करने की सिफारिश की। ठीक है, लेकिन उस वक्त कोई राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई, इस वजह से नहीं किया गया। आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया था। 1935 जो एक्ट आया था, इस अधिनियम ने वहां द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, डायरकी को। और 1935 में अंग्रेजों ने उस समय के बर्मा के स्वतंत्रता संघर्ष को कमजोर करने के उद्देश्य से बर्मा को भारत से अलग कर दिया 1935 में। तो बर्मा के राष्ट्रवादियों ने इस कदम का विरोध किया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यू आंग सान के नेतृत्व में राष्ट्रवाद आंदोलन और भी मजबूत हुआ था, यूंग आंग सान, और आखिरकार बर्मा ने 4 जनवरी 1948 को अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली। तो बर्मा को स्वतंत्रता कब मिली? पूर्णतः 1948 में। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सिंध को बंबई से और उड़ीसा को बिहार से भी अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो 1935 का जो एक्ट आया था उसमें बर्मा को तो अलग कर ही दिया गया था, और उसके साथ ही साथ इसमें सिंध को बंबई से अलग कर दिया गया था और उड़ीसा को बिहार से भी अलग कर दिया गया था। 24वां क्वेश्चन है, गंडमक की संधि किससे संबंधित है? बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो ये ऑप्शन सी जो है, जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर है, इससे संबंधित। 1870 के बाद से पूरे विश्व में साम्राज्यवाद का पुनरुत्थान हुआ था। आंग्ल रूसी प्रतिद्वंदिता भी तीव्र हो गई थी। प्रथम अफगान युद्ध के बाद ब्रिटिश राजनेताओं ने एक बार फिर से अफगानिस्तान को सीधे राजनीतिक नियंत्रण में लाने के बारे में सोचा, ताकि यह मध्य एशिया में ब्रिटिश विस्तार के लिए आधार के रूप में काम करे, बफर जोन के रूप में काम करे। अफगान शासक उस समय शेर अली पर ब्रिटिश शर्तें थोपने के लिए 1878 में अफगानिस्तान पर ब्रिटिशर्स ने हमला शुरू किया, नया हमला, जिसे द्वितीय अफगान युद्ध के रूप में जाना जाता है। हालांकि मई 1879 में शांति बहाल हुई, जब शेर अली के बेटे याकूब खान उन्होंने गंदमक की संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने वह सब हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। उसने कुछ सीमावर्ती जिलों पर कब्जा कर लिया, काबुल में एक प्रतिनिधि रखने का अधिकार और अफगानिस्तान की विदेश नीति पर भी नियंत्रण पा लिया। पर यह ब्रिटिश सफलता कुछ ही समय के लिए थी। अफगानियों ने राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंची अफगानियों के, और वे एक बार फिर अपनी स्वतंत्रता को बहाल करने का निश्चय कर लिया। जो फर्स्ट एंग्लो वॉर हुआ था उसमें भी इसने ब्रिटिशर्स ने जीता, लेकिन 4 साल के लिए आई थिंक के बीच विद्रोही अफगानों ने हमला किया और कई ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों को मार डाला। ब्रिटिश ने अंग्रेजों के साथ हस्तक्षेप नहीं करने का निश्चय किया। हालांकि दोस्त मोहम्मद, जिसे 1838 में फर्स्ट 1838 में जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, उस युद्ध के दौरान अपदस्थ कर दिया था दोस्त मोहम्मद को। ठीक है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि उसी के पोते जो अब्दुल रहमान था वह गद्दी पर बैठा। ठीक है, कब? ये जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर है उसके बारे में बताई जा रही है। लेकिन उसे अंग्रेजों को छोड़कर किसी भी अन्य शक्ति के साथ राजनीतिक संबंध नहीं रखने का फैसला किया। इस प्रकार अंग्रेज अफगान की विदेश नीति को संभालने में सफल हुए, क्योंकि भले इनको भगा दिया गया लेकिन जो पोता था उसका अब्दुल रहमान, वो गद्दी पे बैठा, तो उसे अंग्रेजों को छोड़कर किसी भी अन्य शक्ति के साथ राजनीतिक संबंध नहीं रखने का फैसला किया उसने। बाद में प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति के बाद अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल्ला ने ब्रिटिश भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहे। 1921 में एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर के बाद ऐसा हुआ था। तो हमने 7th चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आफ्टर 1858 से रिलेटेड जितने भी MCQs बन सकते थे उन सारे MCQs को हमने डिस्कस किया। और आई थिंक अगर जिन्होंने भी ये लास्ट तक देखा है, कोई भी एक्स्ट्रा MCQ आपको इसमें से निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसी MCQ को बार बार करें, चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं 8th चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।